एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। छोटा इधर आए, यहाँ से कैरेक्टर्स इधर आए, अब इन दोनों के कैरेक्टर यहाँ आए, दिस इज हेरिडिटी। अच्छा ये बात समझ लो बच्चे के दादा दादी नाना नानी, तो कैरेक्टर्स तो ऐसे फ्लो है कि भैया यहाँ से कैरेक्टर्स इधर आए, यहाँ से कैरेक्टर्स इधर आए, अब इन दोनों के कैरेक्टर यहाँ आए, दिस इज हेरिडिटी। अच्छा ये बात समझ लो कि अगर ये पेरेंट कहलाएंगे तो जो अगला जनरेशन है उसको हम प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी को हम काफी टाइम इनहेरिटेंस नाम से भी जानते हैं। सो दिस प्रोसेस जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ट्रेट्स या कैरेक्टर्स एक ही चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। जैसे कि स्किन टोन या हेयर टाइप, ये सब क्या है? ये सब ट्रेट्स है या कैरेक्टर्स है। ओके, तो ये जो ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरा होता है अक्वायर्ड ट्रेट। क्या फर्क है इन दोनों में देख लो। अब देखो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है वैसे इसका मतलब। इनहेरिटेड का मतलब इनहेरिटेंस तो समझ में आ गया ना क्या होता है, तो जो है वैसे इसका मतलब इनहेरिटेड का मतलब इनहेरिटेंस तो समझ में आ गया ना क्या होता है। तो जो कैरेक्टर्स ये ट्रांसफर हो रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि बच्चे के पास उसके मम्मी पापा जैसी मैक्सिमम खूबी होगी, तो वो जो कैरेक्टर्स फ्लो हुए हैं कि भाई हेयर टाइप मम्मी जैसा है, ठीक है, जो स्किन टोन है वो पापा जैसा है, तो ये जो कैरेक्टर जा रहे हैं हेयर टाइप स्किन टोन, ये सब क्या है यार? इनहेरिटेड कैरेक्टर। वो सब ट्रेट्स कौन से हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो एक्चुअली पेरेंट्स से फ्लो होके गए हैं। तो इसके अलावा भी कोई ट्रेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अक्वायर्ड ट्रेट। कौन से वाले ट्रेट अक्वायर्ड ट्रेट होते हैं? आइए देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आपके सामने है। पहले मैं ये वाला पढ़ लूं। ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से अगले जनरेशन में जो ट्रेट्स गया है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से, वो सब इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है। जैसे हाइट हो गया, स्किन टोन हो गया, स्किन कलर कह लो, ठीक है, कर्ली हेयर हो गया, ओके, तो ये सब पेरेंट्स से फ्लो करते हैं। सो प्रेजेंट इन जीन, सो ये सब कैरेक्टर्स ऑब्वियसली जेनेटिक माध्यम से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू, या कह लो आप डीएनए के फॉर्म में, डीएनए कॉपी जो होता है बेसिक प्रोसेस, ठीक है, उसके फॉर्म में ये गया हुआ है। मतलब यहाँ का डीएनए और यहाँ का डीएनए, दोनों पेरेंट का डीएनए से बच्चे का डीएनए मतलब कॉपी हो गया, यहाँ का डीएनए बना, मतलब ये एक्जेक्टली ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज ऑब्वियसली प्रेजेंट इन जीन। ओके, दीस आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये याद रखना कि ये एक्चुअली रिप्रोडक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ टर्म है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ ही टर्म होता है। ओके, तभी वो अगले जनरेशन तक पहुंच पाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इधर पे अक्वायर्ड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट कौन सा होता है? ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद की मेहनत से, खुद के दम से जो हासिल करता है, उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? अक्वायर्ड। एग्जांपल देखते हैं, लर्निंग म्यूजिक। मान लो किसी बच्चे ने, आप में से किसी ने भी म्यूजिक सीखा होगा, ठीक है, तो म्यूजिक सीखा है आपने, जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स को अगर म्यूजिक आता तो आपको बाय डिफॉल्ट पैदा होते म्यूजिक आएगा ना, ये ऐसा नहीं है। तो आपने सीखा है तो वो आपका अक्वायर्ड ट्रेट है। डेवलपिंग मसल्स, मान लो बॉडी बिल्डिंग किया आपने, बहुत सारा मसल्स ग्रो कर लिया, वो सब क्या है? अक्वायर्ड ट्रेट है। गेमिंग नॉलेज, गेमिंग नॉलेज बोलो, गेनिंग नॉलेज, ठीक है, गेमिंग नॉलेज। गेनिंग मतलब जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जो भी आप बुद्धिमान बनोगे, स्मार्ट बनोगे, अगर मान लो डॉक्टर बन रहा है कोई, किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो उसके पास जो नॉलेज आएगी, क्या ऐसा है क्या वो अगले जब उसका बच्चा होगा तो उसको नॉलेज फ्री में मिल जाएगी, है ना? ये पैदा होती है उसके पास सारी नॉलेज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब क्या है? दीस आर अक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। दीस आर देखो, ये दीस आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। वो पर्सन अपनी लाइफ टाइम में वो ट्रेट्स हासिल करता है, डेवलप करता है, पेरेंट्स से नहीं मिला हुआ है। These are somatic variations, somatic variations है, जेनेटिक नहीं है, ठीक है, caused in non-reproductive tissues, है ना? जैसे मसल डेवलप हुआ तो वो मसल्स हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ये non-reproductive tissues, तो उनके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, वेरिएशंस हुए हैं, दैट इज ऑल एक्वायर्ड ट्रेट मैथड, ठीक है। समझ में आ गया? ये इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से एक्चुअली जो कैरेक्टर फ्लो होके आया है वो इनहेरिटेड है, और जो कैरेक्टर उस पर्सन ने अपनी लाइफ टाइम में अपनी लर्निंग से, अपनी स्किल से अचीव किया है, वो सब क्या है? सॉरी, दे आर अक्वायर्ड ट्रेट्स। कलर है ये आईबॉल का कलर, ये ब्लैक है, ठीक है, दिस इज ब्लैक। मदर का जो आईबॉल कलर है वो है ब्राउन, ब्राउन होगा, ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये समझ जो है ना, ये लॉजिक जो है समझ नहीं आ रही, टॉली नहीं कह सकता कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा, कौन सी केस में ब्लैक होगा, कौन सी केस में ब्राउन होगा, ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना, ये लॉजिक जो है समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। ये एक समझे ऐसा गुत्थी बन गया जो सुलझ नहीं पा रहा, तो उसको, तो ये जो हमारे ग्रेगोर मेंडल हैं, ठीक है, इन्होंने इस पूरी थ्योरी को क्लियर कर दिया, इनहेरिटेंस के कांसेप्ट को, कैसे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में लाया, प्रोबेबिलिटी वाली प्रोबेबिलिटी वाली जो चीजें हैं वो सब यहाँ इंट्रोड्यूस करी, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। मतलब मेंडल ने कौन से प्लांट से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या वो इंसान पे कर सकते थे? यहाँ पे चलो देखते हैं, ये पेरेंट है ब्लैक ब्राउन, तो ये क्या कर पाते? भैया दो चार, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज को नहीं देख पाते। मतलब मेंडल की खुद की भी उम्र होगी तो बहुत ज्यादा होगी, तो 100 साल के आसपास होगी, तो 100 साल में मान लो एक जनरेशन को स्टडी कर लेते हैं, अगला दो जनरेशन, दो पीढ़ी स्टडी कर लेते हैं, दादाजी का और दादी जी का आइकल देखा, फिर बच्चे का देखा, फिर उनकी शादी उनका देखा, 3 जनरेशन, चौथा जनरेशन थोड़ी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंसानों की उम्र तो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करना था जिसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, ऑब्वियसली प्लांट्स में तो ऐसे कई सारे, तो जो बेस्ट उनको समझ आया वो है गार्डन पी प्लांट, जो मटन का जो प्लांट होता है, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, भाई जान लो, ठीक है। तो ये जो मटन वाला प्लांट है, जो गार्डन पी प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या कारण है वो देख लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस? दे आर इजी टू ग्रो करना आसान है भाई, ओके। दे हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट लाइफ साइकिल में तो जितनी उम्र मेंटल की है उतनी उम्र प्लांट की होगी, तो कैसे वो पूरा स्टडी कर पाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन पढ़ने होंगे। सो इनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, एंड देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, कई जनरेशन को इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो दादाजी को दिया पी प्लांट के, फिर अगले जनरेशन, कई जनरेशन, कई पीढ़ियां जो है स्टडी की जा सकती है कि कैसे कैरेक्टर फ्लो है, ओके। तो इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ स्पैन, और क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे हैड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे हैड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। व्हाट आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? जो मैंने ये बताया ना, ये क्या है, ये एक का आई कलर ब्राउन है, दूसरे का ब्लैक है, सो दिस इज वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग है ना, अलग अलग है, सो दिस इज वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। इंसान में कई हो सकते हैं, वैसे हम अगर पी प्लांट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली देयर आर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन से देख लेते हैं? क्या आप नीट की जो मटर का जो कलर है वो पीला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। कौन से देख लेते हैं? तो जो सिंपल वाला है वो देख लो, सीड कलर, जो मटर का जो कलर है वो पीला मटर और हरा मटर भी हो सकता है ना, येलो ग्रीन। फिर सीड शेप,
राउंड परफेक्ट देखो राउंड है या तो रिंकल्ड थोड़ा सा दबा हुआ चिट्टा सा, ठीक है, रिंकल्ड। ओके, फिर आता है देखो यहाँ पर देख लो फ्लावर कलर, तो इनका फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन ऐसे स्टेम के साइड में भी हो सकती है, साइड में इधर इधर, ठीक है, साइड में, तो उसको एक्सियल कहते हैं। और जो एकदम फ्लावर जिसमें टॉप में आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन, तो इस तरीके से दो टाइप के प्लांट हो सकते हैं, एक जिसका फ्लावर जो है वो पर्पल कलर का, दूसरा जिसका फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप हो गए, जैसे गुलाब में भी देखते हैं ना कि भाई सफेद गुलाब है, लाल गुलाब है, सो दिस इज वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, तो ज्यादा जितने ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, जितनी वैरायटीज होंगी, उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं स्टडी, उतनी ज्यादा परफेक्ट हो पाएगी। पॉड शेप, पॉड यानी फली, जो जिसमें जैसे यहाँ पर सीड तो इसके अंदर है ना, तो ये जो ऊपर का जो फली है वो फल है, उसको बोलते हैं पॉड, जो छिलका है। तो पॉड का शेप कैसा हो सकता है, पूरा फूला हुआ जैसे यहाँ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। और दूसरी वैरायटी जो आती है उसमें कैसा रहता है, उसमें इमली जैसा, देखो ये इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड। इसमें यहाँ पर सीड हो गया ऐसे, सो ये कंस्ट्रिक्टेड है ये वाला, और जो पूरा फूला हुआ रहेगा उसको इन्फ्लेटेड है। ये पूरा इसमें सीड्स ऐसे है तो सही, बट ये ऐसा है तो ये इन्फ्लेटेड हुआ, ये कंस्ट्रिक्टेड है, दिस कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसके बाद पॉड का भी कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, और जो प्लांट का साइज है वो टॉल भी हो सकता है, टॉल वैरायटी भी आती है इस गार्डन टी वाले में, और शॉर्ट वैरायटी भी आती है, शॉर्ट को ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है, बोना। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पी प्लांट में है। तो स्टडी करने से क्या होगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है, और वही चीज इसी रीजन से जो हमारे मेंडल बाबू थे उन्होंने क्या किया, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर भी बहुत खास बात है जो आपको थोड़ी समझनी है, आप बस देख रहे हैं कि इस तरफ कौन से प्लांट दिए हैं, सॉरी इस तरफ कौन से कैरेक्टर्स दिए, तो ये सब कैरेक्टर्स ना डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। और जो इस तो दीज आर ऑल डोमिनेंट, ये सब ये डोमिनेंट है, ये पर्पल कलर होना, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट है, येलो कलर का सीड डोमिनेंट है, राउंडनेस डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, ग्रीन कलर ऑफ दिस पॉड इज डोमिनेंट एंड दिस इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, दूसरा रिसेसिव का, ये सब रिसेसिव है। तो थोड़ा यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लो कि अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि ये ब्राउन और ये ब्लैक में अगला जनरेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, उस पॉसिबिलिटी में हमेशा ब्लैक कलर जीतता है, मतलब बच्चे का कलर हमेशा ब्लैक होगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझ के मत चलना, तो हमेशा ब्लैक होगा अगर, तो यानी ब्लैक कलर इज ऑलवेज रूलिंग ओवर दिस, इसको क्या करता है, इसको दबा दे रहा है, हाइड कर दे रहा है, दिस इज जस्ट डिस्प्लेड। तो ब्लैक कलर होना क्या हो जाएगा, इन दैट केस इट विल बी डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी जो ताकतवर है, जो अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले करके रहेगा, वो डोमिनेंट है। और रिसेसिव यानी जो कमजोर है, जो कैरेक्टर जिसका कैरेक्टर हाइड हो सकता है, जब डोमिनेंट आएगा तो वो छुप जाएगा उसका कैरेक्टर, इट विल बी नॉट डिस्प्लेड। अगर दोनों की तरफ से देखो, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, दोनों पेरेंट की तरफ से अगर पर्पल का ही कैरेक्टर आया तब तो फ्लावर पर्पल होगा, दोनों की तरफ से अगर व्हाइट कलर का ही अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आया तब क्या होगा, तब तो व्हाइट ही होगा। लेकिन पर्पल और व्हाइट आएगा तब देखना दिलचस्प होगा। इन दैट केस डोमिनेंट कौन है, पर्पल है, तो फ्लावर का कलर क्या आएगा, इस जनरेशन में पर्पल आएगा। होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वही डोमिनेंट का लॉजिक तो यहां पर वही बताया गया। So what it is the one that expresses itself, समझ बात पे थोड़ा ध्यान देना, that expresses itself in presence or absence of the recessive trait, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर डोमिनेंट पर्पल है, तो मान लो कि पर्पल का हमने कोड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको पी लिया, ठीक है। तो ये पी जो है ये एक पेरेंट से आया है, ठीक है, मान लो ये पेरेंट 1 से आया हुआ है, दिस इज फ्रॉम पेरेंट 1, और पेरेंट 2 से क्या आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फ्लावर कलर के लिए पेरेंट 2 से क्या आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पी आए चाहे व्हाइट कलर वाला आ जाए, बट द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट विल बी हैविंग कलर पर्पल ओनली। तो यहाँ पर इसको डोमिनेंट कहूंगा कि चाहे रिसेसिव वाला हो या ना हो, मतलब रिसेसिव दूसरा जीन क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस विल ऑलवेज डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर्स। सो क्या बोलते हैं डोमिनेंट, वही बताया गया। सो इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, रिसेसिव किसको बोलते हैं, रिसेसिव किसको बोलते हैं। सो इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ रिसेसिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डोमिनेंट जीन। कब डिस्प्ले होगा, थोड़ा बात समझो कि जब मैं 3 कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ से एक पेरेंट से पी आया, दूसरे पेरेंट से पी आया, तब तो पर्पल ही होगा, ठीक है। एक पेरेंट से पी आया, दूसरे पेरेंट से डब्ल्यू आया, व्हाइटनेस, इन दैट केस कौन डोमिनेंट है दोनों में, पर्पल, सो पर्पल ही होगा। लेकिन व्हाइट कब डिस्प्ले होगा, तो मैंने व्हाइट को रिसेसिव क्यों बोला, तो उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाइट तभी डिस्प्ले होगा जब डोमिनेंट वाला प्रेजेंट नहीं है, दोनों पेरेंट से डब्ल्यू आया है, इन दैट केस फ्लावर विल बी व्हाइट, ठीक है। तो ये इसको रिसेसिव क्यों कहा गया, व्हाई दिस इज कॉल्ड रिसेसिव, बिकॉज़ इट इज डिस्प्लेइंग इट्स कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कब डिस्प्ले हो रहा है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट वन, क्योंकि डोमिनेंट अगर एक में पी आ गया तो पर्पल ही हो जाएगा, सो इट विल ओनली डिस्प्ले व्हेन द डोमिनेंट वन इज नॉट प्रेजेंट, तभी वो डिस्प्ले कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अलील किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड अलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। जैसे कि टॉलनेस के लिए जो अलील रिस्पांसिबल होता है, ठीक है, जो अलील रिस्पांसिबल होता है उसको कैपिटल टी लिया है हमने, जरूरी नहीं वो कैपिटल टी शेप का होता है, बट सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। और ड्वार्फनेस के लिए जो अलील रिस्पांसिबल है उसको स्मॉल टी, मतलब मेनी टाइम्स पीपल कॉल दिस जीन और समथिंग, लेकिन एक्चुअली वो एक जीन का दो जो वैरायटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक है। मान लो कि फॉर एक प्लांट की बात करें, इस प्लांट में जो फ्लावर कलर के लिए जो जीन है ना, उसके 2 फॉर्म्स है, एक पी और एक डब्ल्यू, जो हमने पढ़ा पर्पल व्हाइट। तो ये क्या है, दिस इज वन अलील, दिस इज अनदर अलील, ठीक है। तो यानी ये बात को समझ लो, अलील क्या है, एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म, और वो एक्चुअली वो चीज होती है जिससे कि जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले होता है। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिया हमने, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, ऐसे ही पर्पल कलर के लिए हमने कैपिटल पी ले लिया, और मान लो कि व्हाइटनेस के लिए डब्ल्यू ले लिया, स्मॉल पी ले लो, तो दैट इज कॉल्ड अलील, ओके। अब इसके बाद में फिनोटाइप, फिनोटाइप किसको बोलते हैं, फिनोटाइप इज एक्चुअली द फिजिकल अपीयरेंस, सिंपली कि वो प्लांट का अपीयरेंस उसमें क्या आ रहा है ना। जैसे कि प्लांट टॉल हो गया तो दैट इज अ फिनोटाइप, ड्वार्फ हो गया तो फिनोटाइप है, राउंड सीड हो गया तो फिनोटाइप है। मैं आपको बता दूं छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि ये एक टॉल पी प्लांट है और ये ड्वार्फ पी प्लांट है। अब इनका जब पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ से कौन सा वाला अलील फ्लो होकर आया, दिस, यहाँ से कौन सा वाला अलील फ्लो होकर आया, दिस, एंड दिस इज ऑफ द सेम जीन, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट डिसाइड करेगा। तो जब ये नया प्लांट होगा उसके पास क्या यहाँ पर कोड प्रेजेंट होगा वो देखो, सो इट विल बी हैविंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना, ये कॉमा की जरूरत नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये प्लांट कैसा होगा तुम बता सकते हो, मैंने बताया टॉलनेस वाले केस में अपने 7 कैरेक्टर में बताया कि टॉलनेस यहाँ लेफ्ट में था, दैट इज डोमिनेंट। सो दिस प्लांट विल बी, अब देखो दोनों अलील प्रेजेंट है, पर कौन डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो उसका क्वालिटी क्या है कि दिस टॉल, तो यहाँ पर जो प्लांट होगा ये वाला वो क्या रहेगा, टॉल रहेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या हुआ, ये दिस प्लांट इज टॉल, तो ये टॉल होना क्या है, दिस इज द फिनोटाइप, दिस इज द अपीयरेंस ना। तो ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फिनोटाइप,
अगर ये ड्वार्फ होता, मान लो दोनों से स्मॉल टी आया होता, ड्वार्फ होता तो वो फिनोटाइप है। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो पेयरिंग है, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसको बोलते हैं जीनोटाइप, है ना, जीन का टाइप बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पांसिबल फॉर द फिनोटाइप। मतलब जैसे कि अब यहाँ पर फिनोटाइप क्या है, टॉल। फिनोटाइप क्या है, दिस प्लांट इज टॉल। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस प्लांट, इट इज टॉल। पर इस फिनोटाइप के लिए, इस टॉल होने के लिए क्या कोडिंग थी, सो द कोड इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो कभी याद रखना कि कोई भी फिनोटाइप तभी आता है, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द जीनोटाइप। फिनोटाइप इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द जीनोटाइप, याद रखना। जीनोटाइप फिनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अभी देखो ना, अगर कोई प्लांट टॉल है, एक बात समझो कि अगर कोई प्लांट टॉल है, सो दिस इज द फिनोटाइप। क्या तुम इस चीज को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या जीनोटाइप होने वाला है? नहीं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, आइदर इट इज हैविंग दोनों कैपिटल टी और इट कैन हैव दिस कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे दोनों केसेस में टॉल ही होगा। सो यू कैन नॉट डिसाइड द जीनोटाइप, ठीक है, बाय जस्ट चेकिंग द फिनोटाइप, है ना। आइदर दिस कैन बी द जीनोटाइप और दिस कैन बी। लेकिन अगर तुमको जीनोटाइप पता है तो फॉर श्योर पता है कि द प्लांट इज टॉल, या इफ यू नो दिस द प्लांट इज टॉल, या इफ यू नो दिस द प्लांट इज ड्वार्फ। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा डीप हो गया। ओके, सो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, कि वो टॉल है, कि ड्वार्फ है, कि उसका फ्लावर पर्पल है या व्हाइट है, या उसका सीड येलो है या ग्रीन है, वो सब क्या फिनोटाइप है। और वो क्यों है, वो कौन से अलील के पेयरिंग की वजह से। तो अलील पेयर को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। समझ लो, अलील का पेयर को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे कैपिटल कैपिटल क्या है, इट इज अ जीनोटाइप, दिस इज अ जीनोटाइप रिस्पांसिबल फॉर दिस फिनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी इज अगेन द जीनोटाइप रिस्पांसिबल फॉर डॉर्फनेस ऑफ द प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी इज द जीनोटाइप रिस्पांसिबल फॉर टॉलनेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। अच्छा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसको बोलते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसको बोलते हैं। सो होमोजाइगस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द सेम टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी, या फिर देखो ये गलती से लिख दिया गया है तो काट दो यहाँ पर, या फिर स्मॉल टी, समझ लो। जब दोनों, मैं दो एग्जांपल इसको मिटाता हूं, अदरवाइज यू जस्ट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो, दिस इज ऑब्वियसली क्या है, ये प्लांट जिसके पास ऐसा कोड रहेगा, ये क्या रहेगा, दिस विल बी टॉल प्लांट, ठीक है। जिसके पास ये कोड होगा, दैट प्लांट इज आल्सो टॉल, ये प्लांट भी टॉल है, ये टॉलनेस डोमिनेंट चीज है, तो रिसेसिव को तो दबाई देगा। बट इस टॉल को मैं क्या बोलूंगा, दोनों कोड सेम है और तब ये कैरेक्टर है, तो उसको मैं बोलूंगा सेम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, होमो। तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। तो जब तुमको ये कोई कह दे कि द प्लांट इज होमोजाइगस टॉल, तो तुमको पता है कि वो दोनों सेम कोड है, कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर दिस इज टॉल, नो डाउट, पर यहाँ पर दोनों डिफरेंट अलील प्रेजेंट है। सो ऐसे केस में डिफरेंट के लिए क्या यूज करते हैं, हेटेरो। सो दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल। आगे बात समझ में? तो अब कैपिटल टी होमोजाइगस, है ना। ऐसे स्मॉल टी होमोजाइगस, पर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दिस इज हेटेरोजाइगस। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे क्यों नहीं आएगी। अच्छा, हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड को क्रॉस, लेट्स सी। तो यहाँ पर मोनो का मतलब तो वन होता है ना, मोनो का मतलब जो है वो वन होता है। तो जब आप बस एक सिंगल कैरेक्टर को लेके और जो अपनी स्टडी है उसको कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लेते हैं अभी प्लांट एंड दिस इज टॉल, ये क्या है, टॉल, ठीक है। हमने एक दूसरा प्लांट लिया, ठीक है, शॉर्ट या ड्वार्फ, ठीक है, ये टॉल हो गया, ये ड्वार्फ हो गया। अब इन क्या किया हमने, इसके पास फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर है और यहाँ पर फ्लावर है, हमने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यहाँ से पॉलिनेशन उठा के इधर मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, या आई कैन सिंपली, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ना बोल के मैं इसको बोलूंगा क्रॉसिंग। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग, ठीक है। अच्छा, इसको मैं P1 जनरेशन नाम देता हूँ, बिकॉज पेरेंटल जनरेशन है, तो आई कॉल इट एज P1 जनरेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये पता लगा कि दिस इज प्योर टॉल, प्योर टॉल का मतलब वही होमोजाइगस। तो यानी यहाँ पर जो कोड प्रेजेंट है वो कैपिटल टी, दिस इज प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल। और ये ड्वार्फ तो हमको पता है कि दिस इज ओनली हैपनिंग इन वन कंडीशन, दोनों रिसेसिव होगा, है ना। तो ये तो प्योर होने वाला है। अब क्या हुआ गाइस कि इसमें, इस वाले केस में देखो, व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये जो क्रॉस मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये जो स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो क्रॉसिंग की स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पर वी आर जस्ट कंसीडरिंग ओनली वन कैरेक्टर, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा है वो, इट इज द हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ प्लांट या हाइट ऑफ स्टेम, ओनली वन कैरेक्टर स्टडी। क्या सातों कैरेक्टर या दो तीन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, सात, है ना, सात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर स्टडी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड में, जस्ट इसके बाद डायहाइब्रिड आएगा, जहाँ पर दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल मोनो हाइब्रिड। अब इस वाली केस में गाइस, इस वाली केस में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जब अगला जनरेशन जो बनेगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी। सो यू जस्ट सी दिस कि यहाँ पर क्योंकि दोनों कोड सेम है, और फॉर श्योर यहाँ से तो एक कोड जाना है, दोनों से एक ही आता है, यहाँ से एक आता है, यहाँ से एक आता है। ये समझो यहाँ से एक ही फ्लो करेगा और यहाँ से एक ही फ्लो कर सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, देखो। सो ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आया यहाँ से और यहाँ से भी पहला वाला आया, फर्स्ट है, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट दोनों के, ये कैपिटल टी है और वो वाला क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अब देखो ये मैं प्रोबेबिलिटी कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ना, टेल हेड जो पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ से फर्स्ट आया, पर इस वाले में से अगर सेकंड आ गया, सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट में सेकंड, बट द पॉसिबिलिटी अगेन सेम, कैपिटल टी है, स्मॉल टी। अब मान लो इसमें से ये वाला फर्स्ट नहीं फ्लो हुआ, सेकंड वाला फ्लो हुआ, पर इसके सेकंड के साथ ये वाला फर्स्ट कंबाइन हुआ, तो भी क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब सेकंड तो है ये, और इसका भी सेकंड ही आया, है ना, यहाँ से सेकंड वाला जी और यहाँ से सेकंड वाला जी। सो दिस इज स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन दैट इज आल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो यानी तुम देख सकते हो चार टाइप से, चार अलग अलग टाइप से जो अगला जनरेशन वो आ सकता है, बट सभी में जीनोटाइप सेम है। एंड यू नो दैट कैपिटल टी यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज डोमिनेंट, ठीक है। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर अलील, रिस्पांसिबल फॉर टॉलनेस, एंड दैट इज आल्सो हमको पता है कि वो डोमिनेंट है। और स्मॉल टी क्या है, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर ड्वार्फनेस, हां, ये हमने पहले पढ़ा, सात पैरा कॉन्ट्रास्टिंग एटम, और ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो इसमें हम सब देख सकते हैं, सब में कैपिटल टी तो है, डोमिनेंट वाला है, मतलब प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। सभी प्लांट जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो टॉल होगी, लेकिन उनके पापा की तरह या फिर कह लो मम्मी जो भी है, वो इस पेरेंट की तरह टॉल नहीं है, दिस वाज होमोजाइगस टॉल, लेकिन ये कैसे हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑल्दो दे आर टॉल, पर फिर भी इनके पास ऐसी क्वालिटी है कि ये वाला ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस जनरेशन को फर्स्ट, मतलब इसको मैं फिलहाल बोलूंगा फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। पेरेंटल के बाद जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, या फर्स्ट जनरेशन याद रखो फिलहाल तो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी अगला जनरेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगला जनरेशन होगा वहां पर क्या पॉसिबिलिटी होगी वो समझ लोगे ना, एकदम दिमाग में पूरा एकदम छप जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी द सेकंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं हमको इतने सारे चार लेने की ना, काम तो दो से ही हो जाएगा।
या क्योंकि दोनों सेम तरह के हैं तो मैं जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस पॉलिनेशन को आई कैन टेक सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में इतना सारा काम कर दूं, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा कैरेक्टर है, ये भी कैपिटल स्मॉल टी, ये भी कैपिटल स्मॉल टी, तो तुम सेल्फिंग भी कह सकते हो, नॉट कॉल्ड क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का बोलेंगे यहाँ कोड और यहाँ कोड डिफरेंट है, जब कोड सेम है तो क्या बोलोगे, सेल्फिंग बोलोगे इसको। सो हम क्या करते हैं इसका सेल्फिंग करके देखेंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या जो भी है ना। अब इसका जो जनरेशन आएगा, इन दोनों पेरेंट का नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो क्या होगा, पहला फर्स्ट विद फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल टी, ये दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फिर फर्स्ट विद सेकंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लो यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल टी, तो इसको तुम चाहो तो स्मॉल टी कैपिटल लिखो, टी लिखो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो, मैं पहले लिखता हूं ठीक है। एंड देन सेकंड विद सेकंड, सेकंड विद सेकंड यहाँ भी स्मॉल टी, सेकंड यहाँ भी सेकंड स्मॉल टी है। सो अब देखो जो यहाँ पर F2 जनरेशन आया, थोड़ा कमाल यहाँ पर हो गया। अब देखो जो जो बुद्धि है वो सुलझ गई कि ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी और पापा का दोनों का आई कलर ब्लैक है पर बच्चे का आई कलर ब्राउन है। ये कब हो सकता है, यहाँ पर इसका सबूत मिल गया कि यहाँ पर मम्मी और पापा दोनों टॉल है, चाहे जो मम्मी जो पापा हो, यहाँ पर दोनों पेरेंट टॉल है, पर फिर भी इनके 4 बच्चों की पॉसिबिलिटी में एक बच्चा ड्वार्फ निकला, क्योंकि एक ये जो कैरेक्टर बनते हैं वो 2 पेरेंट्स हैं। तो हो सकता है कि मम्मी पापा का दोनों का आई कलर ब्लैक है पर दादाजी या नाना जी दादी नानी कहीं ना कहीं की चेन में तो ये कलर ये हेड हाइड क्या होगा और डिस्प्ले हो, जैसे यहाँ पर दोनों टॉल है पर दोनों में ये स्मॉल टी वाला कैरेक्टर था जो एक 4 में से एक पॉसिबिलिटी में ड्वार्फनेस आ गया। थोड़ा समझो इस चीज को, तो ये मेंडल ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया। सो दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल और ये क्या है, दिस इज ड्वार्फ, ठीक है। तो सो दिस इज टॉल टाइपिक रेशियो, एक होता है जीनोटाइपिक, दिस इज टॉल और ये क्या है, दिस इज ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ना तुमको एक चीज लिखने को आता है, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो, एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इस वाले केस में तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो। सो जीनोटाइपिक रेशियो मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर, कैपिटल टी इस टू दूसरा टाइप क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और थर्ड टाइप क्या है स्मॉल टी, तो इसका रेशियो क्या है। सो दिस इज 4 में से एक प्लांट इस तरह का है तो आई राइट 3 सॉरी 1 ना, 4 में से एक टाइप इस तरह का 1 हुआ, फिर 2 टाइप है मतलब 2 है यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, 2 है मतलब 4 में से 2 है जो इस टाइप के हैं, तो ये क्या हुआ 2 और 4 में से इन 4 में से एक पॉसिबिलिटी में स्मॉल टी ये वाला, सो 1। सो दिस इज 1 आउट ऑफ 4, दिस इज 2 आउट ऑफ 4 एंड दिस टाइप इज 1 आउट ऑफ 4। तो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है। अब लिखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, क्या लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब टॉल और डॉर्फ, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ टॉल और फिनोटाइप होता है ना, टॉल या तो डॉर्फ। तो आउट ऑफ 4 3 आर टॉल एंड 1 इज डॉर्फ, सो द रेशियो इज 3:1, सो सिंपली दैट इज 3:1 और 1:2 मतलब टॉल डोमेन को पहले लिखते हैं जैसे 3:1, गॉट दिस पॉइंट। अच्छा इसमें जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करी ना, ये वाला पार्ट में जो 1 के साथ 1 2 के साथ 2, तो ये जो पेयरिंग करी है इसके लिए बेहतर तरीका बनाया गया प्यूनेट स्क्वायर का, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख देता हूँ प्यूनेट स्क्वायर का। सो प्यूनेट स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे ये थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब जो मैंने यहाँ पर करा ना स्पेशली उस वाले पार्ट पे F1 से F2 निकालने के लिए, सो आई कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। यहीं पर कर लेते चलो। तो इसमें एक प्लांट को मैं इधर दिखा देता हूँ, दूसरे प्लांट को मैं यहाँ उसकी वैरायटी यहाँ दिखा दूँ। सो यहाँ पर क्या क्या एक प्लांट से क्या क्या आने वाला था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो उसका कैरेक्टर यहाँ की आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे ही दूसरे प्लांट से क्या आता है, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसका मैं क्वालिटी यहाँ लिख देता कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखना ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दो नहीं तो इट विल जस्ट मेक कंफ्यूजन, ठीक है। ओके तो अब देखो मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा इसके बाद अच्छे से लिख के। तो ये वाला और ये वाला कंबाइन हुआ फर्स्ट विद फर्स्ट, सो दैट इज कैपिटल है ना, सो दिस कैपिटल या तो यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ से कैपिटल टी, एक पेरेंट से कैपिटल टी एक पेरेंट से स्मॉल टी है ना, तो इसका इसका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर यहाँ का ये कॉम्बिनेशन हो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर देखो इस वाले में देखो स्मॉल एंड स्मॉल, सो दिस इज, तो यानी ये सेम चीज हमने इधर लिखी है वो इसमें बहुत इजीली दिखाया जा सकता है। तो दिस इज डन बाय, इसको क्या बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से बनाओ अगर, ठीक है, थोड़ा क्लियर बनाओ तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल टी लिख दें, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी, ठीक है। उसको प्रॉपर अच्छे से टेबल की तरह बना दो, ठीक है। ये देखो ये हो गया और ये हो गया और ये पेयरिंग हो गई, सो 3:1 टॉल इज टू ड्रॉप, वैसे आप जीनोटाइपिक लिख सकते हो 1:2:1। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड, जहां पर हमने क्या किया सिर्फ हाइट एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया, कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो, कलर ऑफ फ्लावर ले सकते हो, कोई भी एक कैरेक्टर, तो हमने हाइट, सो दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जहां पर 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर करेंगे वो डायहाइब्रिड होगा। उससे पहले मोनो हाइब्रिड का डायग्राम जो है वो देख लो, जो हमने अभी किया वही चीज है। सो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन, ये टॉल प्योर शॉर्ट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हमने किया बस वही बता रहा हूं। फिर F1 जनरेशन देखो 4 है इस टाइप के, ओके। फिर इनका सेल्फिंग हुआ, यहाँ पर तो क्रॉसिंग हुआ, इनका क्या हुआ सेल्फिंग, सो यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों अलग वैरायटीज थे, यहाँ पर क्योंकि सेम वैरायटीज थे सब तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड वी गॉट दिस। जिसके बाद देखो 3 टॉल 1 ड्रॉप, तो जो हमने करा हुआ है वही ऑलरेडी जगह फॉर्म में निकाल। डायहाइब्रिड देखते हैं गाइस, डायहाइब्रिड में सर ये क्या हो गया सर, ये तो अजीब सा कारनामा हो गया। तो पहले ना ये समझ लेते हैं यहाँ पर डायहाइब्रिड, चलो। सो डायहाइब्रिड में हम क्या करने वाले हैं, डाई का मतलब क्या होता है 2, सो 2 कैरेक्टर्स को 2 ट्रेट्स को एक साथ कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स को एक साथ यहाँ पर हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ प्लांट व्हिच इज टॉल एंड इसका सीड्स है राउंड, टॉल स्टेम है और राउंड सीड, तो मैं सिर्फ टॉल एंड राउंड लिखता हूँ, ये प्योर है। प्योर का मतलब टॉल तो ऐसे हुआ है, प्योर टॉल तो ऐसे होगा, और प्योर राउंड कैसा रहेगा, राउंडनेस इज अगेन दैट डोमिनेंट, तो इसका कैपिटल आर लिखता हूं मैं, तो ये तो इससे देखो प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी, प्योर राउंड मतलब कैपिटल आर, ओके। अब इसको हम नाउ दिस इज P1 जनरेशन, इसको हम क्रॉसिंग करने वाले हैं विद अ प्लांट व्हिच इज प्योर ड्वार्फ एंड रिंकल, उसका सीड कैसे राउंड का अपोजिट क्या है इसमें रिंकल, ये दोनों रिसेसिव, ठीक है। तो ड्वार्फ है तो मतलब स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ है, और रिंकल के लिए क्या है, राउंड के लिए मैंने कैपिटल आर लिखा है इसलिए स्मॉल आर लिखता हूं। सो ये क्या हो गया प्योर टॉल एंड राउंड एंड दैट इज प्योर ड्वार्फ एंड रिंकल, दोनों प्योर,
ठीक है। अब इसका अगला जनरेशन, अब इसका जो अगला जनरेशन होगा यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों में से एक फ्लो क्या आना ही है, और है क्या वो टी है, कोई भी टी आएगा, इन दोनों से भी एक फ्लो क्या आना ही है, क्योंकि इससे मतलब ये अलग जीन है ना, तो इसमें तो एक आएगा। तो यानी यहाँ से जो कॉम्बिनेशन आ सकता है बस यही टाइप का, कुछ और है नहीं, वैरायटी है तो यही आ सकता है, जितनी बार भी आएगा, चाहे पहला आए या दोनों से फर्स्ट आया, जो भी है वो यही आने वाला है। वैसे ही यहाँ से जो चीज फ्लो होकर आ सकती है वो भी क्या है, ओनली स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, वही आ सकती है। अब इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी वैराइटीज यहाँ पर हमको एक्चुअली F1 में मिलेंगे, दैट ऑल विल बी हैविंग दिस कॉम्बिनेशन, ये सब मिलेगा ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक एक्चुअली इसमें 8 तुम लोग करोगे तो 8 पॉसिबिलिटी सब यही बनेगा। जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि चारों पॉसिबिलिटी में क्या होता था, चारों पॉसिबिलिटी में देखो यही बनता सेम था F1 जनरेशन में, तो यहाँ भी है F1 जनरेशन में 8 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर देखो 8 पेयर्स हो गए। सो इन दैट केस इट विल बी हैविंग ए, एवरीवन विल बी हैविंग दिस, तो यानी पहला वाला भी है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यू कैन डू इन जस्ट, ठीक है। फिर अगला वाला भी है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 8 पॉसिबिलिटी सब ऐसे बनेगा। तो हम क्या है, अब हमको इसमें से दो सेलेक्ट करने हैं, सबका तो सेम है, कोई भी दो ले लो, और फिर उनका सेल्फ फॉर्मेशन कैरेक्टर सेम है, मतलब अलील सेम है तो सेल्फिंग करके आ जाएगा, और यहाँ पर हमको ऑप्टिंग करना है F2। तो F2 वाले के लिए अब तो यार बिना हमको ऐसे दिखाने में तो मुश्किल होगी, तो वी कैन डेफिनेटली यूज प्यूनेट स्क्वायर इन दिस केस, हम यहाँ पर प्यूनेट स्क्वायर का सहारा ले सकते हैं और बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एक प्लांट से क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, सिर्फ एक प्लांट की बात करते हैं, सिर्फ इस प्लांट की, तो एक टी वाले पेयर में से आएगा और एक आर वाले पेयर में से, तो एक प्लांट की अगर बात करें तो उसमें ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है ना यहाँ पर, या तो फिर कैपिटल के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, या तो फिर स्मॉल के साथ स्मॉल, ये एक प्लांट से इतनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके गाइस। और जो दूसरे प्लांट की बात करेंगे, ये तो एक प्लांट ना, ऐसे जब सेकंड प्लांट की बात होगी यानी इस वाली, तो यहाँ भी वही चीज है, तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, ठीक है। अब देखो कितनी इजीली हम बना सकते हैं कि इस प्लांट से अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये देख लो और ये देख लो, यानी प्योर टॉल एंड राउंड आएगा, मतलब ये बात करो F2 की, जो F2 जनरेशन उसकी पहला पॉसिबिलिटी बन गया, ठीक है। अब इधर का बनाना है तो बस क्या करो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, सो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, फिर ऐसे ही कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगेन देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इस वाले में स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, इस वाले में एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल, और आर भी वैसे ही, फिर यहाँ पर टी स्मॉल इधर से भी, टी स्मॉल यहाँ से भी, आर इधर कैपिटल है और इधर स्मॉल है, फिर वैसे ही करते जाओ, ठीक है। बस दिमाग में देखते जाओ भाई, इतना टेंशन का बात नहीं है, बोलते जाओ, तुम बोल नहीं रहे, गलत बात है। कैपिटल टी स्मॉल आर, बाबा रे बाबा जल्दी बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी है ना, इसमें देखो सब ये स्मॉल सब स्मॉल है यार, वाह। तो ऐसा अपना 16 पॉसिबिलिटीज 16 केसेस यहाँ बने, और देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से इसमें जीनोटाइप लिखने जाओगे तो पागल हो जाओगे, इसमें सिर्फ डायहेड्रल में याद रखो फिनोटाइप लिखना होता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है, ठीक है, किस चीज का आएगा, टॉल एंड राउंड, या तो टॉल एंड रिंकल, या तो ड्वार्फ राउंड, या तो ड्वार्फ एंड रिंकल, ठीक है। तो ड्वार्फ रिंकल तो एक ही दिख रहा है 16 में से, तो दिस इज 1। टॉल राउंड चेक करने जाओ तो कई सारे हैं, मतलब लगभग 9 है, काउंट कर लो, और ये फिक्स है वैसे। टॉल रिंकल देखो, चेक करो यहाँ पर, देखो ये कहाँ गया टॉल रिंकल, ये टॉल रिंकल है, ये टॉल रिंकल है, ये टॉल रिंकल है, तो कितना हो गया 3। ड्वार्फ रिंकल में ये देखो, ये ड्वार्फ रिंकल है, दोनों स्मॉल टी है, ठीक है, एंड दिस इज ड्वार्फ रिंकल एंड दिस इज ड्वार्फ रिंकल, सॉरी ड्वार्फ राउंड, ठीक है। सो ये भी 3 है, सो इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है डायहेड्रल का, इट इज 9:3:3:1, ओके। पिक्चर्स में अगर तुमको देखना है तो चलो ये वही चीज है, पेरेंटल जनरेशन राउंड येलो, ये कलर के हिसाब से लिया, मतलब सीड कलर के हिसाब से, ठीक है, सीड कलर के हिसाब से, तो मैंने जैसे मैंने शेप लिया सीड का, वैसे सीड कलर के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जो दो कैरेक्टर स्टडी किया गया है, एक तो है हाइट ऑफ द प्लांट और दूसरा लिया है कलर ऑफ सीड, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लांट तो हमको पता है कि कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है और डोमिनेंट है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है और रिसेसिव है, ठीक है। इसके बाद कलर ऑफ द सीड में येलो डोमिनेंट होता है, तो येलो कैपिटल वाइज येलोनेस ऑफ द सीड और डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई क्या है, सीड क्या रहेगा ग्रीन, और ग्रीन कलर क्या है रिसेसिव है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। इनके यहाँ से जो फ्लो क्या सकता है कि पॉसिबिलिटी बिकॉज़ नॉट कैपिटल वाई, जैसे मैंने वहाँ पर क्या लिया था, वहाँ पर हमने टॉलनेस और अरे यहाँ पर टॉलनेस नहीं है, सॉरी, है ना, इसमें अलग चीज है सर, शेप ऑफ द सीड लिया ब्लेंड है, और इससे होगा सीड जो है वो रिंकल्ड होगा जो कि रिसेसिव है, तो बस सेम चीज है यहाँ पर, वही 9:3:3:1 आएगा, चेक कर लेना इसमें भी, ओके गाइस। आगे देखते हैं, आगे समरी जो मेंडल लॉ में हमने सीखी है, उसका मेंडल का बेसिकली 3 लॉ जो है, स्टेटमेंट वैसे उतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन कुछ ईयर से उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देख लो। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया जाता है, सम अलील्स आर, मैं मतलब बता रहा हूं, सम अलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव अलील। लॉ ऑफ डोमिनेंस सीधी बात समझ आ रही है कि मेंडल ने एक बात तो समझ ली कि यहाँ से जो अलील आ रहा है, यहाँ से जो अलील आ रहा है, लिखे चाहे जो भी, मतलब जो भी अलील आ जाए, पर डिस्प्ले इस जनरेशन में डिस्प्ले वही वाला अलील होगा जो डोमिनेंट होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला, सो दिस प्लांट विल बी टॉल बिकॉज़ दैट इज डोमिनेंट। तो बस यहाँ पर यही सिंपल बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ओनली द डोमिनेंट अलील शो इट्स डिस्प्लेस, ठीक है, शो इट्स कैरेक्टर इन द जनरेशन, गिवन जनरेशन, ठीक है। जो डोमिनेंट वाला है वही अपना कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले कर पाता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 alleles फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास 1, है ना। जैसे अभी हमने बोला कि हाँ ये जो है
टॉल है, यहाँ पर जो है ड्वार्फ है, तो ये इसके पास भी दो अलील थे, इसके पास भी दो अलील थे, तो क्या ये दोनों पास कर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही पास कर सकते हैं। मान लो मैं ऐसा लेता हूँ कि ये जो है टॉल है इस टाइप का, ये दोनों आ सकता है क्या? इसका मिक्स कैरेक्टर आएगा क्या? मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा ब्लैक कलर का आई है एक पेरेंट का, दूसरे का ब्राउन है, तो थोड़ा मिक्स शेड आएगा कि नहीं? Either this or this is not mixed. Only one allele जो है वो यहाँ से जाता है for gamete during gamete formation. So this is segregation. They properly get separated when they flow to pass the character, ठीक है, into the next generation. अच्छा, law of independent assortment का मतलब क्या है? Genes found on separate chromosomes are inherited independently. Law of independent assortment का मतलब ये है, ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में कंफ्यूजन से बता रहा हूँ कि जैसे हमने डायहेड्रल में पढ़ा कि ऐसा है और ये ऐसा है, जब ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए जब एलील सेंड करेगा तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बिकॉज दे आर टॉल, बोथ ऑफ देम आर टॉल या डोमिनेंट, तो इस डोमिनेंट को लेके जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब इसका जो कैरेक्टर है ये अपना केयर खुद करता है, इनको अपने आप से मतलब दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देम और नॉट इन्फ्लुएंसिंग देम, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये अपना ख्याल रखते हैं बाय फ्लोइंग एंड दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ बाय फ्लोइंग, दे डू नॉट इंटरफेयर ईच अदर, ठीक है। तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे जस्ट फ्लो ऑन देमसेल्फ, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, अलग-अलग जीन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जब कैरेक्टर फ्लो करने की बात आती है डोमिनेंट, जैसे मैं मेरा डोमिनेंट जाता तो डोमिनेंट भेज, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस की। ना इसमें ख्याल से काफी बच्चे इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ा होगा। तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो भैया आपको पता होगा कि ईच ऑफ द नॉर्मल सेल्स जो हमारे अंदर होते हैं, सोमैटिक सेल्स, दे हैव 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कोई नहीं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मेल की बात करें, मेल की, तो इसमें होता है, अब देखो ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में होता है, 23 जो पेयर में होता है, ठीक है। मान लो इस साइड में 23 और इस साइड में 23, ठीक है, ऐसा इसमें भी होगा और ऐसा इसमें भी होगा, एक नॉर्मल सेल में। सो 46 इज प्रेजेंट। तुमको पता है क्रोमोसोम कहां होता है? हमारे हर सेल के, नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर में होते हैं। तो 23 भी कैसा है? अगर मेल की बात करें तो मेल में दैट इज 22 पेयर प्लस जो एक पेयर है 23 पेयर टोटल, तो 22 पेयर प्लस ये होता है XY। इस वाले क्रोमोसोम को पेयर में है, ये पेयर में है, ये भी तो है X और Y, तो पेयर वही है। सो इस वाले जो नॉर्मल कैरेक्टर कंटेन करता है, ये 22 जो पेयर है वो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है, हेयर कलर, ठीक है, हाइट, जो भी कैरेक्टर्स है, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। लेकिन जो ये एक पेयर है ना, एक्चुअली इसी से जेंडर डिसाइड होता है, इसी से जेंडर डिसाइड होता है कि ये XY जो है ह्यूमन बीइंग में XY से क्या बनता है? मेल। ये मेल जेंडर आया, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मैंने लिख दिया, मैंने एक्चुअली वो क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दिस इज सेक्स क्रोमोसोम, ओके। और ये जेंडर क्या है? इस वाले XY से क्या बनता है? XY से बनता है मेल ह्यूमंस में, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में वही है कि इनके नॉर्मल एवरी नॉर्मल सेल विल बी कंटेनिंग 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, यानी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स है नॉर्मल कैरेक्टर्स कैरी करने वाले, प्लस XX। अगेन दिस इज सेक्स क्रोमोसोम, और ये डबल जब XX होता है तो ये दिस इज रिस्पांसिबल फॉर क्या जेंडर आता है इससे? फीमेल, ठीक है। अब ना मैं इसको जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, तो अगला जनरेशन किस तरह से आएगा तो मैं इसलिए मिटा देता हूं ये वाला पहले तो फिलहाल है ना तुम ऑटोसोम्स पे ध्यान मत दो, नाउ जस्ट फोकस ऑन कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, जो एग प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखो जो अपना जो ये क्या है, दीस आर जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स जो है ना, ये इकलौते ऐसे हुए जो क्या होते हैं? दे आर नॉट डाइप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स मतलब क्या? हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो मैंने बताया कितने क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। हमारे जो नॉर्मल सेल्स है ये वो 22 यहाँ पर, 22 यहाँ पर, 44 हो गया, और ये XY, ये हाल है किसका? मेल का। एवरी नॉर्मल सेल कंटेन दिस। फीमेल की बात करें तो एवरी नॉर्मल सेल विल कंटेनिंग ये सब, तो ठीक है, 22 + 22 और यहाँ पर X, ठीक है। लेकिन जब यहाँ स्पर्म फॉर्म होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म इज कंटेनिंग कैरिंग ओनली एक ही साइड रहेगा, तो आइदर दिस और दिस। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो दो टाइप का हो सकता है, 22 + X टाइप का या तो 22 + Y टाइप। लेकिन क्या एग में दो टाइप हो सकते हैं? क्या एग में दो टाइप हो सकते हैं? नहीं, देखो ना यहाँ पर 22 + X या 22 + X। तो एग जो है फीमेल की हम बात करें यहाँ पर इनका जो जर्म सेल है इट कैन ओनली कंटेन दिस 22 + X। इसमें Y का सवाल नहीं है। तो तुम बताओ कि जो ह्यूमन में जेंडर डिसाइड करने वाला फैक्टर है, क्या वो एग है या ओवम है या फिर वो स्पर्म है? तो यू कैन डेफिनेटली सी दैट कि वो फादर है, ही इज एक्चुअली डिटरमिन ऑफ द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अगला जनरेशन बेबी होगा कि बाबा होगा, वो पूरा स्पर्म के टाइप पे डिपेंड करेंगे। तो 3 मिलियन स्पर्म में से क्या वो X वाला जा रहा है कि वो Y वाला जा रहा है? अगर ये वाला जाके फ्यूजन करता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन करता है, तो X + X क्या बनेगी? क्या बनेगी बताओ? X + X बनेगा। यहाँ से स्पर्म भी X टाइप का, ये भी X है, 44 + X हो गया जाइगोट। तो इससे क्या बनेगा? फीमेल चाइल्ड बनेगी, बेबी बनेगी। और अगर Y वाला गया और यहाँ फ्यूजन किया तो X और Y यानी 44 + XY क्या बनेगा? जाइगोट मेल चाइल्ड, बाबा बनेगा, ठीक है। तो बस वही चीज बताइए कि स्पर्म दो टाइप के हो सकते हैं, X या Y, और एग तो एक ही टाइप का हो सकता है। तो अगर ये X जाके X से मिला तो X बनेगा फीमेल चाइल्ड, और अगर Y जाके मिला तो XY क्या बनेगा? मेल चाइल्ड, ठीक है। सो कल हमने हेरिडिटी देखा हुआ था, जहां पर हमने ये प्रोसेस थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन टाइप कर लेते हैं और उसका भी थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने ये देखा उस पार्ट में कि हेरिडिटी एक्चुअली क्या है, उसके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स काम करता है। हेरिडिटी का मतलब है या इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स जो फ्लो होते हैं उस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। सो हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ओके। और इसी को इनहेरिटेंस वाला टर्म भी से भी रिप्रेजेंट करता है, ओके। फिर ये जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हमारी हाइट, हमारे जो आई कलर है, हेयर का जो पैटर्न है, जो भी चीजें हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब कैरेक्टर्स इन जनरल द कैरेक्टर्स आर टू टाइप्स, एक जो हमको पेरेंट्स से मिले हैं और एक जो हमने अपनी जिंदगी में हासिल की है। जैसे कि मेरी हाइट, मेरा आई कलर, ठीक है, या हेयर का जो पैटर्न है ना, वो सिल्की है या कर्ली है, जैसे काता साबुन है, जो भी है, ठीक है। तो ये सब हमको हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं। लेकिन हमारा जो नॉलेज है, हम जो पढ़ रहे हैं,
ओके या फिर हमने जो मसल्स डेवलप किया, देख सकते हो मसल्स डेवलप किया, तो ये सब चीजें हमको कहाँ से मिला है, ये हमने अचीव किया। अगर मेहनत करोगे तो अच्छे मसल्स मिलेंगे, अगर नहीं करोगे तो ऐसे वाले मसल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो नॉलेज है या फिर जो हम म्यूजिक सीखते हैं, ये सब चीजें हमने अपनी लाइफ में अटेन करी है, हमने लाइफ एक्सपीरियंस से अचीव करी है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स आल्सो कॉल्ड ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स को क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। और जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है, जैसे हाइट और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, दोज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, ये देखा था हमने। फिर कैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, वो भी हमने प्रोसेस समझने की कोशिश की। एवोल्यूशन देख लो, पहले आप पिक्चर को देख लो कि हम पहले कैसे थे और धीरे धीरे 2-3 साल लगे नहीं, तो यानी हमको यहाँ पर हजारों साल लग गए, हजारों साल भी कम बोल रहा हूँ, ठीक है, लाखों कह दो, तो काफी टाइम लगा, काफी जनरेशंस लगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और ये प्रोसेस स्टिल चलता रहा। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है कि जब जमीन पे का खाना खत्म हुआ तो यानी कि इन लोग में जो जिराफ थे वो थोड़ा उनका गर्दन पहले छोटा था, धीरे धीरे करते और यहाँ पर इवॉल्व हो गया वो इस तरीके से, ठीक है, मतलब वो ऊपर का खाना खत्म होता गया, भाई धीरे गर्दन ऊंची होती गई, ठीक है, उन्होंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, चेंज बॉडी के अंदर, ठीक है। सो एवोल्यूशन क्या है, यही प्रोसेस जो हम देख पा रहे हैं। एवोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक प्लेस ओवर मेनी जनरेशंस इन एनी गिवन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ये स्लो चेंज होता है, इस तरीके से जो ये चेंज होता है और जिसको होने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत सारे जनरेशंस लग जाते हैं ऐसे चेंजेस होने में, इसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एवोल्यूशन है गाइस, ये जो एवोल्यूशन है एग्जैक्टली और इसके कई सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पता हो कि एक छोटा सा, मतलब अर्थ से पहले लाइफ नहीं थी, अर्थ से पहले लाइफ थी नहीं, तो कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर प्रोसेस हुए, ऐसे रिएक्शंस हुए जिसके बाद जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर, ठीक है, पहला लिविंग मॉलिक्यूल बना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। काफी लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर किया होगा, ठीक है। तो उसको प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो यानी पहला, फर्स्ट, और प्लाज्म यानी लिविंग मॉलिक्यूल, प्लाज्मा फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। और इस ही मॉलिक्यूल से धीरे धीरे, उसमें कोई लाइफ नहीं थी, ये पहला लाइफ आया, और उसके बाद इसी से धीरे धीरे करके इतनी सारी वैराइटीज, हमने लास्ट ईयर डाइवर्सिटी पढ़ा था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब चीजें हमने वहां पर देखी थी। तो ये सब जो इवॉल्व होते हैं, ठीक है, जो इस लिविंग सिंगल मॉलिक्यूल से इतने लाखों साल में जब इतने सारे वैराइटीज मिल रहे हैं हमको, जिससे इवॉल्व हुए हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज एवोल्यूशन। इवॉल्व, ये वर्ड यूज करना है, तो ये एवोल्यूशन वाला प्रोसेस, ठीक है, दिस इज एवोल्यूशन। इसके बाद ये वेरिएशन क्या है सर, वेरिएशन थोड़ा जुड़ा हुआ, कनेक्टेड टर्म, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। मतलब क्या कि जब हमने ऑलरेडी देखा रिलेटिव में कि मान लो कि पेरेंट है और ये अगला जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, तो पेरेंट्स से जो अगला जनरेशन आया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स तो पेरेंट्स से फ्लो हो गया है, काफी कैरेक्टर्स तो पेरेंट्स से फ्लो हो गया है, पर कुछ कैरेक्टर्स वहां पर चेंज हो गए, डिफरेंट हो गए। कैसे हो गए सर, कैसे हो गए डिफरेंट? एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा डीएनए कॉपिंग के बारे में। ये जो प्रोसेस है पेरेंट्स से अगला जनरेशन आना, व्हाट इज दैट, मतलब उसमें जो स्पर्म बना, ओवम बना, तो स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में वो डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व है। डीएनए कॉपी हुआ, मतलब फादर से डीएनए कॉपी हुआ, एक स्पर्म फॉर्म हुआ, ठीक है, और वहां से मदर से भी डीएनए कॉपी हुआ, ओवम फॉर्म हुआ, और डीएनए कॉपिंग के बाद ये चीज एग्जैक्टली फॉर्म हुई। सो डीएनए कॉपिंग इज वेरी प्राइमरी प्रोसेस, वेरी फंडामेंटल प्रोसेस, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल। सो डीएनए कॉपिंग में होता क्या है, कुछ एरर्स हो सकते हैं, और उन एरर्स से जो बच्चा है उसमें पेरेंट्स से कुछ अलग क्वालिटीज आएंगी, अलग कैरेक्टर्स आएंगे। सो बस वो अलग कैरेक्टर्स, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। वेरिएशन यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स और प्रोजेनी में काफी कैरेक्टर वहां से फ्लो हो गया है, पर कुछ कैरेक्टर जो यहाँ पर अलग हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। और कह सकते हो कि एवोल्यूशन जो है वो एक्चुअली धीरे धीरे करके, मतलब एक रीजन तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसकी वजह से एवोल्यूशन लॉन्ग टर्म में थोड़े चेंजेस आगे जाके वही एवोल्यूशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप इसको माइक्रो एवोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो दिस एवोल्यूशन, ये चेंजेस हो रहे हैं, एवोल्यूशन है, और एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से हो रहा है, दैट इज वेरिएशन। द डिफरेंसेस दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, एंड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग, जो अलग डिफरेंसेस आ गए, जो बदलाव आ गए, ठीक है, हर जनरेशन जो आ रहा है वो वेरिएशन है। और बड़े लेवल पे बहुत सारे जनरेशन गैप में हम चीज देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज स्पीसीएशन, व्हाट इज स्पीसीएशन, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा स्पीसीएशन, बताओगे। आज का सेशन ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट बताओ स्पीसीएशन क्या होता है। यहाँ पर लिखा तो है मैंने, वैसे आपको इसके बारे में क्या पता। मतलब है कि नई नई स्पीशीज का फॉर्म होना, यानी पुराने स्पीशीज में से, यानी हमको पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन ऑर्गेनिजम से डेवलप हुआ है। तो क्या हुआ है बेसिकली, ये एक ही स्पीशीज से नए धीरे धीरे स्पीशीज फॉर्म हुए। सो दैट इज कॉल्ड स्पीसीएशन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ न्यू स्पीशीज डेवलप्स फ्रॉम एक्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पीसीएशन। एक्जिस्टिंग स्पीशीज से नए स्पीशीज का डेवलप होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीएशन। अब क्या देखो, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ स्पीसीएशन, कौन सी फैक्टर्स है जिससे स्पीसीएशन हो सकता है, ठीक है। या समझो एक स्पीशीज से दो नए स्पीशीज आ गए, या नए स्पीशीज का फॉर्म होना, सिंपल नए स्पीशीज का फॉर्म होना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीएशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, व्हाट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये एग्जांपल हमने कई बार बीटल्स वाले केस में दिया था कि एक बड़ा जंगल, उसमें कई सारे बीटल्स रहते हैं, मान लो बीटल में छोटे वाले जो कीड़े होते हैं वो आ गए, वो एक स्पेशल समझो बीटल्स रहते हैं एक बड़े जंगल में। अब अचानक से एक बीच में बड़ी सी नदी बन गई, इतनी बड़ी नदी वहां पर बन गई कि उसने पूरे जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, और इतनी बड़ी नदी है कि वो कभी यहाँ के बीटल्स को यहाँ अलाउ करना ही नहीं दे रही, मतलब इतना चौड़ा है कि यहाँ के बीटल कभी यहाँ नहीं जा पा रहे, और आगे के कई जनरेशन तक यहाँ के बीटल इधर भी नहीं आ पाए। सो नाउ दिस इज नॉट अलाउड, अगर हुआ ही नहीं तो क्या हो गया, ज्योग्राफिकली दे आर आइसोलेटेड, दे आर सेपरेटेड। वो बीटल जो कभी एक ही पॉपुलेशन हुआ करते थे वो अब दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो गए, और आगे जाके इसमें इतने चेंजेस हो गए, इतने वेरिएशन हो गए, समझो कुछ 500-600 जनरेशन या 1000 जनरेशन बीत गए, इसमें कुछ अलग सेट ऑफ चेंजेस हो गए, यहाँ कुछ अलग सेट ऑफ चेंजेस हो गए, और ये पॉसिबिलिटी है कि इसके चेंजेस इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि नाउ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। मान लो कि 5000 जनरेशन बीत गए, अब यहाँ का बीटल और यहाँ का बीटल हमने उनको मिलाया, बीटल को मिलाया, शादी कराई, तब भी वो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। नाउ दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, जो कभी एक ही स्पीशीज हुआ करते थे वो दो नए स्पीशीज बन गए। तो ये कैसे हुआ, ज्योग्राफिकल सेपरेशन से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से, ठीक है। इस चैप्टर में यही बात है, आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल, थोड़ा सा फिलॉसफिकल चीजें एग्जांपल के साथ में आपको ये बतानी पड़ेंगी। इसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेशली एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, कॉज्ड बाय ड्रास्टिक चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन। देखो यहाँ पर ये चीज, जब लक बाय चांस से कुछ एक डिफरेंट चेंज आ जाता है, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि बाद में कुछ एक्सीडेंटल चेंज आ जाता है, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने दिया है अपने वो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में कि जो बीटल्स हैं उनके कम्युनिटी में मान लो कि 500 बीटल्स की कम्युनिटी है, उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि कुछ बीटल जो है वो ग्रीन कलर के, मतलब ब्लू कलर के हो गए। अब वो जो ऐसा कैरेक्टर था, ऐसा वेरिएशन था जो अपने अगले जनरेशन को पास ऑन कर सकता था। इस वजह से अब मान लो कि ऐसा हो गया कि वो 500-600 बीटल्स की आबादी में कुछ 50-60 जो है वो ब्लू बीटल्स हो गए।
तो रिप्रोड्यूस करते गए 50-60 ब्लू बीटल्स हो गए। अब क्या हुआ, वो 31st की पार्टी अगर आपको याद हो सुपर ने बताया था मैं, अब हाथियों का एक झुंड ने वो पास एक जगह से रास्ते से गुजर रहा था और वो जब गुजर रहा था तो काफी बीटल्स उसके उनके पैरों के नीचे कुचले गए, हाथी के पैरों के नीचे वो बीटल्स। अब हुआ ये कि मैक्सिमम उसमें ये पॉसिबिलिटी हुई बाई चांस ऐसा हुआ कि ज्यादा करके रेड बीटल्स मारे गए, ब्लू बीटल्स ज्यादा मारे नहीं गए। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि मान लो सिर्फ 120 रेड बीटल बचे और करीब करीब 25 या मान लो कि 25 मान लो ब्लू बीटल बचे। तो पहले जो डिफरेंस हुआ करता था बहुत सारा रेड थोड़ा सा ब्लू, अब वो डिफरेंस कम हुआ है। मतलब अब ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लू के अलग स्पीशीज या ब्लू अब अलग अपना एक जनरेशन बढ़ाएगा ज्यादा नंबर में, या एक मतलब एक रेशियो जो है अभी मतलब हो गया, इक्वालिटी का रेशियो हो गया। तो इस वजह से क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि रेड और ब्लू जो है दो नए स्पीशीज फॉर्म हो जाएं, ठीक है। सो ऐसे बाई चांस में एक्सीडेंटल में जो नए स्पीशीज फॉर्म हो सकते हैं, स्पीशीज हो सकता है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन वाले में आपको ये एग्जांपल दिया है कि रेड बीटल्स में अगर मान लो बाई चांस एक ऐसा वेरिएशन होता है कि ग्रीन बीटल पैदा हो गया, जैसे ब्लू था वैसे ग्रीन बीटल पैदा हुआ। अब ग्रीन बीटल का एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब हरे हरे पत्तों में ग्रीन बीटल है और उसके ऊपर रेड बीटल भी है, तो जो कौवे हैं जो इनको खा सकते हैं वो किसको अपना शिकार बनाएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा वो रेड बीटल्स को पकड़ेंगे, बिकॉज़ ग्रीन तो दिखाई नहीं देता ग्रीन बैकग्राउंड में। इस वजह से ग्रीन बीटल के इस नेचर में जीने के एडवांटेज बढ़ गए। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन बीटल मतलब बीटल्स में ये ग्रीन कलर का जो कुछ बीटल पैदा हो गया, दिस वाज अ बेनिफिशियल वेरिएशन, भले ही वो कोई इंटेंशनल नहीं था, एक रैंडम चेंज हुआ था, जैसे कोई भी कलर होता है वैसे ग्रीन कलर हुआ, बट नेचर में उसका एडवांटेज है, तो यू कैन कॉल दैट एज अ नेचुरल सिलेक्शन। सो यहां पर पॉसिबिलिटी है ग्रीन बीटल्स के अलग इवॉल्व हो जाने का, नए स्पीशीज फॉर्म कर देने का बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कैबेज, वाइल्ड कैबेज से अलग वैराइटीज कैबेज के डेवलप हो गए, है ना। मोर अबाउट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है। इट शुड नॉट बी रैंडम प्रोसेस, मतलब मैंने अभी बताया कि कोई भी कलर डेवलप हो सकता है बीटल्स में, ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं है। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये एवोल्यूशन कभी भी प्रोग्रेस से नहीं बल्कि आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी से जोड़ सकते हो, सही है। जैसे कि देखो बहुत पुराने लाइफ फॉर्म्स है बैक्टीरियाज, पर अगर सर्वाइवल की बात करी जाए तो ज्यादा एक्सट्रीम में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, हम नहीं, ठीक है। तो ज्यादा सर्वाइवल एडवांटेज बल्कि उनको है। सो ऐसे नहीं बोल सकते वी आर मोर प्रोग्रेस्ड, मोर डेवलप्ड, हो सकता है इस डेवलपमेंट के हिसाब से, बट कभी वो ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेस लाता है, इससे कभी जोड़ना नहीं। इट सिंपली ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी। पहले सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उससे इवॉल्व हो के इतना मल्टीसेलुलर, इतना वैरायटी ऑफ मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। सो इट सिंपली ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इट अकर्स इन स्टेजेस नॉट एट वन टाइम, जैसे कि आपको वहां पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो चेंजेस होते हैं उनमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जांपल, जैसे कि डायनासोर्स में फेदर्स आए, तो डायनासोर्स में फेदर्स उड़ने के लिए नहीं आया था, वो थर्मल इंसुलेशन के काम आया पहले, और धीरे धीरे करके वो एडेप्टेशन हुआ, वो चेंजेस वो करते करते और फिर उसको विद टाइम उनको उस काम में लाया जाने लगा। तो ये स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया में जो आई रूडिमेंट्री आई है वो बहुत ही बेसिक है, वो ऐसे हमारी दुनिया कलर को देख नहीं सकता, पर इस एवोल्यूशन के फेज में पहले वैसा ही, पहले तो उस ऑर्गन आई नहीं था, फिर धीरे धीरे जब आया तो उस तरह आया, फिर और डेवलप होते होते ऐसा हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और टाइम के साथ ये रैंडम चेंज अपना एक रूप लेता गया। ओके, एंड फाइनली कुछ और बातें हैं यहाँ पर, जैसे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, व्हिच आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट, जैसे कि इंसानों का, चीता का, व्हेल का, बैट का, सबका जो फोर लिम्ब है, ठीक है, वो सब तो है तो आगे का ये हिस्सा, पर सबका फंक्शन अलग अलग है। होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस क्या, एकदम अपोजिट, इनका काम तो एक ही है, जैसे ये सब विंग्स का काम उड़ना ही है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। देखो इसका विंग कुछ अलग चीज है, इसका हाथ पैर नहीं है, जबकि बर्ड में वो उसका एक्चुअली हाथ है, पूरा यहाँ से फोर लिम्ब है जो विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना, एडेप्टेशन हो गया या इवॉल्व हो गया। यहाँ पर बैट में जो विंग है वो इसका यहाँ से यहाँ का पोर्शन नहीं है, बैट में विंग मतलब से यहाँ का स्किन है उसके बीच कोई पंजा है बस। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं बट फंक्शन क्या है, सबका उड़ने के काम में आ रहे हैं। एनालोगस ऑर्गन सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, और यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड फाइनली ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई ह्यूमंस जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, कभी जब प्रूफ देखा गया, जब फॉसिल्स देखे गए तो ये पता लगा कि पहले लगता था कि भाई हर टाइप के ह्यूमन जो नीग्रोज हैं, जो इंडियंस हैं, चाइनीज टाइप के हैं, जो मतलब एशियन है, और जो ब्लॉन्ड हेयर वाले हैं, जो अंग्रेज टाइप के हैं, वो सब अलग अलग ओरिजिन से इवॉल्व है, सबको फील होता है। बट विद टाइम ये जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं भाई सारे ह्यूमन बीइंग्स एक ही कॉमन हिस्ट्री से आए हैं, और वो कहां से, वो अफ्रीका से इवॉल्व हुए, ठीक है। और बाद में जाके विद टाइम वो धीरे धीरे करके वो पूरी धरती पे फैल गए इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, एंड स्पेस। और इसके बाद एक और बात बताइए, ह्यूमन बीइंग्स और चिंपैंजीज, हम ये मानते हैं कि चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स हैं, दे आर नॉट एंसेस्टर्स ऑफ अस। ये वो क्या है, दे आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब जैसे मान लो कि ये कॉमन एंसेस्ट्री है, इसी से चिंपैंजीज अलग ब्रांच में डेवलप हुए, हम अलग ब्रांच में, मतलब जितने लेटेस्ट हम हैं उतने लेटेस्ट वो भी है, ठीक है। तो वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं, पूर्वज नहीं है, बल्कि वो हमारे भाई बंधु हैं। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर कुछ सवाल है, आप स्क्रीनशॉट या फिर इसको बाद में भी आप चेक कर सकते हो, कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिसमें कंफ्यूजन एवोल्यूशन वाला पार्ट में, और ये टेक्स्ट बुक से इतना क्लियर नहीं होता, सो बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो इस पूरे इवोल्यूशन जेनेटिक्स वाले चैप्टर के आखिर तक में हमें ये जवाब चाहिए, जैसा कि हमने 9th में मियोसिस और मिटोसिस का 2 चीज़ें देखा था, और उसमें देखा था कि 2 चीज़ें सटी होती हैं, तो अगर 2 चीज़ें मतलब कि क्रोमोसोम का 2 पार्ट में अगर जो ज़्यादा मिलता है वो वाला कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होगा, बजाय कि जो कम मिलता है। तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, या तो कैसा होता है, ये हमें इसका जवाब चाहिए। और जो वीडियो जहाँ से हमने देखा था, जहाँ 2 क्रोमोसोम्स मिल के जो है, जो वहाँ का मिल्क क्रोमोसोम वो भी एनालाइज करो जो 9 में था, ये हमें एग्जैक्ट जवाब चाहिए स्टेट के रिटर्न आंसर को पूरा कंप्लीट करने के बाद। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 2 पेरेंट्स का जो है मान लो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो 2 क्रोमोसोम में जो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वाला मिलेगा वो सट के पैदा होगा, तो वो वाला कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मिलेगा, मतलब बनेगा, बचाए कि वो मतलब बस मतलब जानते हो, बस इसे रिसर्च करना है। वीडियो भी देखो और प्लस में चैप्टर कंप्लीट करके भी 12th का, इस दोनों से ये जवाब मिलेगा। और बस जवाब यही चाहिए कि अगर मान लो पेरेंट से मान लो स्पर्म आ रहा है और
वो हमारा है। तो उसमें का क्रोमोज़ोम जो है और उसमें का क्रोमोज़ोम मतलब कि जो ज़्यादा मिलेगा, मान लो इसमें ये दोनों इन्होंने तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मान लो ये बोलने वाला है और उसी बजाय अगर अलग तरह से मिलता है तो मान लो इस बार इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है, तो अब नीचे का ना बजाय कि ऊपर वाला मिला है तो अब यहाँ पे अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक मान लो इसमें दिमाग वाला मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग अब मान लो तीसरा ले लो, मान लो तीसरा नीचे कोई बेकार कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो कि कम दिमाग वाला है, अगर ये वाला मिल रहा है तो ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो कम बोलने वाला मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग क्रोमोजोम जब मिलेंगे तो अलग अलग तरह के होता है। ऐसा होता है कि नहीं, यह तो फालतू का बस भ्रम मतलब गलत चीज़ हमने तब सीख ली थी ये।